समय समय पर अगर हम कहें कि विभिन्न कालों में, अलग अलग कालों में, जैसे मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद अगर हम करें मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल में आप देखें भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे विदेश के आक्रमण होते हैं, जिसमें आपके हिंद यूनानी आएंगे, कुषाण वगैरह, ये सारे विदेशी आक्रमण होते हैं नहीं होते हैं। भारतीय इतिहास पढ़ा होगा अगर आपने, प्राचीन भारत का इतिहास, कुषाण काल। और फिर कुषाण के बाद आप लेटर कुषाणाज को पढ़ते हैं, उत्तर कुषाण काल को पढ़ते हैं। उसका जब कुषाणों का जब समाप्ति हो रही हो तो उस काल को देखेंगे। और कुषाणों के बाद फिर हम सीधे जो चलते हैं अपने भारत का जो मुख्य दूसरा बड़ा साम्राज्य था, गुप्त काल। गुप्त काल आया, फिर गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल आएगा। गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल आता है। अरे आता ही नहीं आता है। आप लोगों को आवाज आ रही है? उत्तर गुप्त काल आएगा। उत्तर गुप्त काल में आप देखते हैं जब गुप्तों का पतन होता है तो उस काल में आप जो एक सबसे प्रमुख शासक पढ़ेंगे उत्तर भारत में, वो आप पढ़ते हैं किसका साम्राज्य? हर्ष का साम्राज्य पढ़ते हैं। यस सर। फिर हर्ष का जब पतन होता है तो उसका साम्राज्य भी बंट जाएगा, जिसको हम उत्तर हर्ष काल, लेटर हर्षा पीरियड कहते हैं। यस सर। अब बोलोगे सर ये उत्तराखंड पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? सर वो उत्तराखंड आया था ना, वो ह्वेन सांग जो हर्षवर्धन के उसमें था। अच्छा, वो उत्तराखंड आया था। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे बात। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन कालखंडों में कुछ कुछ घटनाएं उत्तराखंड के संबंध में भी प्राप्त होती हैं। उत्तर हर्ष काल में हो या हर्ष का, फिर नहीं, हर्ष का पीरियड और हर्ष के बाद लेटर हर्षा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद उत्तराखंड का जो एक नया इतिहास शुरू होता है, उत्तराखंड का अपना तरीके का जो इतिहास होता है, उसमें जब हर्ष का पतन होगा तो विभिन्न शक्तियां उदय होंगी। यस सर। और विभिन्न शक्तियां जब उदित होती हैं तो उनमें से उत्तराखंड में भी फिर कुछ ना कुछ शक्तियां जो हैं वो उदित रहेंगी। तो हम सबसे पहले जाने, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है मौर्य एम्पायर। कौन सा काल? मौर्य काल। हमने जो कुनिंद पढ़ा था मौर्यों का, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो मौर्यों का जो इतिहास आप देखते हैं 323 से 184 पूर्व, ये आप मौर्य काल का टाइम पीरियड देखते हैं। ठीक है? यस। और इस दौरान उत्तराखंड में कौन शासन कर रहा है? हमने कुनिंदों के 3 काल बताए थे। यस। पहला वाला, दूसरा वाला, यानी कौन सा पीरियड चल रहा है कुनिंदों का? ये कुनिंदों का तीसरा काल चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। यानी कौन सा वाला? कुनिंदों का जो है चरमोत्कर्ष का जो काल है। ठीक है? अब हम क्वेश्चन ये देखते हैं कि मौर्यों के संबंध उत्तराखंड में जो तात्कालिक राजा थे या तात्कालिक सरदार कहीं, उनको क्या कहना चाहोगे, जो भी कहोगे, उनके साथ क्या कुछ संबंध हैं? तो इस क्रम में मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ घटनाएं, कुछ जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर हमें कुछ जानकारी मिलती है। मैं देखिए ये क्योंकि कहानी टाइप के हैं तो इसलिए मैंने लिख के नहीं, बल्कि मैं ये मैप वगैरह से आप लोगों को शो कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं सर। समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, देखो, जैन ग्रंथ है एक परिशिष्ट प्रवन, अभी मैं लिखाऊंगा। ग्रंथ का नाम क्या है? परिशिष्ट प्रवन। और
एक अन्य रचना है मुद्रा राक्षस, किसकी है बताएगा कोई? सर विशाख दत्त की। विशाख दत्त की, वेरी गुड। तो विशाख दत्त की है, ठीक है। इनसे कुछ जानकारी मिलती है, इनसे ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड का जो राज्य है, उत्तराखंड का राज्य चंद्रगुप्त जो मौर्य था, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। यस सर। चाणक्य उससे नंद वंश का खात्मा करवाया था, मगध के नंद वंश का, क्योंकि धनानंद ने जो है चाणक्य का अपमान किया था, तो उसने कहा था कि हम तब तक चोटी नहीं बांधेंगे जब तक जो है तुम्हारा नाश न कर दें, और वही किया था उन्होंने। तो अब जो चंद्रगुप्त है, जिसने सबसे पहले जो है मगध को जीता, मगध को जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, उत्तराखंड उसका मित्र राज्य था। कैसे, आपको बताता हूँ। ये चंद्रगुप्त जो है ना, जो विदेशी थे, ग्रीक वगैरह, इनके साथ पंगा होता रहता था इसका, ठीक है। पंगा मतलब लड़ाई बड़ाई चलती थी। तो इन विदेशियों के आक्रमण से, अब ये विदेशी लोग जो हैं इस उत्तराखंड में भी, ये पहाड़ी क्षेत्र या कहीं ना कहीं यहाँ से आपका कोई दर्रा है, हिंदू कुश में आपका खैबर दर्रा है ना, इधर वहां से एंट्री ज्यादा होती थी इंडिया में, ठीक है। तो अपने राज्य को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, अपना जो ये राज्य इसका है चंद्रगुप्त का, जो इसने बनाया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यहाँ के सभी जो एंट्री के मार्ग हैं, अरे भैया उत्तराखंड से भी तो विभिन्न पास हैं जहाँ से ये तिब्बत चाइना वाले भी एंटर करते हैं। यस सर। तो इन सब आक्रांताओं से भारत भूमि को बचाने के लिए, अपने इस देश को, चंद्रगुप्त का एम्पायर को, भारत नाम की चीज नहीं थी उस दौरान, चंद्रगुप्त का साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, उस मौर्य साम्राज्य को बचाने के लिए यहाँ के जो लोग थे उनके साथ इसको मित्रता करनी पड़ेगी। तो एक ग्रंथ ये मिलती है कि भारत भूमि को स्वाधीन करने के लिए, जो इन विदेशियों से स्वाधीन करना है, तो इसने हिमालय के एक राजा प्रवर्तक के साथ मित्रता संधि की थी। किसके साथ संधि की थी? हिमालय का एक राजा था जिसका नाम था प्रवर्तक। क्या था? प्रवर्तक। और आज अगर हम महाभारत में जब उल्लेख मिलता है, ये प्रवर्तक जो राजा है, ये मिड जो हिमालय का रीजन है उत्तराखंड में, लघु हिमालय का जो उत्तराखंड है, वहां के लोगों का राजा था, और उन लोगों को पर्वतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतीय। आप देखेंगे अभी भी इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र जो है आपका हिमाचल से लगता हुआ जो क्षेत्र है, मोरी वाला जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ जो ऊपर मध्य हिमालय में ऊंचे लोग रहते हैं, वहां को उनको पर्वती कहा जाता है, पर्वत के निवासी कहा जाता है, पर्वती कहा जाता है उनको। आप मैं बता रहा हूं, अगर नहीं पता तो समझिए। तो ये उन्हीं लोगों का राजा था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? संधि की थी। और इसका मतलब यह है कि संधि इसलिए की थी कि विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराखंड का जो उत्तराखंड, अगर हम कहेंगे तात्कालिक जो ये भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तराखंड नाम तो नहीं था, लेकिन मित्र देश था चंद्रगुप्त का। क्या था? मित्र देश। एक कहानी मिलती है, एक वर्णन मिलता है, जैन ग्रंथों के आधार पर कह रहा हूं मैं, इसका कोई आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ये वाली कहानी? बोलो। दूसरी बात सुन लेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं अन्य बातों को कहूंगा। बौद्ध ग्रंथ है एक महावंश। कौन सा है बौद्ध ग्रंथ? महावंश। अभी मैं आपको लिखाऊंगा मैं ये बातें। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपकी तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी ना? यस सर। कितनी हुई थी बौद्ध संगीतियां? 4। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति है, तीसरी बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? सर 250 बीसी में हुई थी शायद, अशोक के। अशोक के शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में, यस सर। पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईस्वी में, सॉरी बीसी में, ठीक है। और उस तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। यस सर। ठीक है। यस सर।
और आप जानते हैं कि अशोक का शासनकाल है। अशोक अगर जाना जाता है, महान अशोक को कहा जाता है, तो उसकी धम्म नीति के कारण कहा जाता है। Yes, sir. तो धम्म के प्रचार के लिए मोगली पुत्र तिस्स ने, इसमें बौद्ध ग्रंथ महावंश की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आएगी। बौद्ध ग्रंथ जो महावंश है, उस महावंश के में वर्णन मिलता है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स, उन्होंने हिमवंत में धम्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए थेर मज्जिम नामक व्यक्ति को उसके 4 साथियों के साथ भेजा। सर क्या नाम लिया आपने सर? नाम मैं लिखाऊंगा थेर मज्जिम, मैं सारी बातें लिखाऊंगा इनको। थेर मज्जिम, था से थाली, उस पर एक ही मात्रा रा, थेर मज्जिम, ठीक है? बात समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये जो बात है, ये सिर्फ महावंश में नहीं है, इस बात की पुष्टि जो सांची का स्तंभ है और सोनारी जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख है ना अशोक के, इन अभिलेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि क्या हुआ था कि तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान महावंश में वर्णन मिलता है कि उसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स ने उत्तराखंड में धर्म प्रचार, उत्तराखंड नहीं, हिमवंत में धर्म प्रचार के लिए इसको भेजा था, थेर मज्जिम को भेजा था। ये कुछ बातें जो मिल रही हैं, और यहां से प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि बौद्ध उत्तराखंड के लिए बौद्ध ग्रंथों में क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आंसर क्या आंसर होगा? आवाज नहीं आई थी सर बीच में। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? अभी तो कहा कि किस महावंश में लिखा गया है कि मोगली पुत्र ने, किसने हिमवंत में जो है थेर मज्जिम को भेजा। तो हिमवंत शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? उत्तराखंड के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड का प्राचीन नाम बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है? तो हिमवंत में। कई लोग जो है, मैं एक दिन देख रहा था, कोई पढ़ा रहा था और कह रहा था कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें हिमवंत कहा गया उत्तराखंड को। मेरी बात ध्यान रखें, हिमवंत शब्द जो है, हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है बौद्ध ग्रंथ महावंश में, और बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगली बात जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनती है वो ये है कि किसको भेजा गया था प्रचार प्रसार के लिए? तो उत्तर थेर मज्जिम। किसको भेजा गया था? थेर मज्जिम को भेजा गया था। यहाँ से आपके उत्तराखंड के इतिहास के 2 प्रश्न तो क्लियर हुए ही, साथ में आपको भारत के इतिहास से भी जो प्रश्न पूछा जाता है, बौद्ध संगियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। एक बात ये आ गई। अच्छा, अब परसों आप मेरे उत्तराखंड एकेडमी वाले ग्रुप में कौन कौन ऐड है? कोई ऐड है क्या आप में से? नो सर। एक्चुअली ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये मैंने अपने आप से मेहनत करके ये सारे नोट्स बनाए हैं, और ये सारी चीजें मैंने कई किताबों से टटोल कर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको निकाला है, और उसको प्री और मेंस दोनों के रूप में जो है बनाया। तो मैंने फिर कुछ क्वेश्चन भी बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको ये पढ़ा दिया, तो कल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लास में चलता था कि मैं अगले दिन उन क्वेश्चन को आपको पूछूं, तो मैं प्रश्न लिखाता था कि बताओ ये किसने लिखा है, किसने लिखा। तो प्रश्न बच्चे लिखते थे और उसके बाद आंसर देखता था, फिर मैं उनके नंबरिंग करवाता था। मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। कुछ प्रश्न ऐसे, ये प्रश्न जो अगर मैंने पढ़ाया है तो मेरे मन की उपज होंगे कि नहीं होंगे, बताइए? यस सर। प्रश्नों को मैंने मेंस के लिए भी कुछ प्रश्न बनाए हैं, वो मैंने अपने मन से उनको बनाया है प्रश्नों को। कहीं भी आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, और परीक्षाओं में भी वो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन संभावना है कि पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको मेंस के लिए जो 2 क्वेश्चन लिखाए हैं, उसमें किसमें कुरिंद में लिखाए हैं ना, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण, इस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने परसों फेसबुक पे एक पेज पे क्या देख लिया, कोई पेज है उत्तराखंड एग्जाम नोट्स करके, उस पेज पर हूबहू सब कुछ, ये सारी बातें, मेरे प्रश्न सब अपलोड किया गया है किसी और नाम से। तो कृपया फर्जी लोगों से जो है सावधान रहें।
कोई लाइक किया है उस पेज को? उत्तराखंड नोट्स करके कोई पेज है? तो चलिए खैर ध्यान दीजिए, ये वाली बात समझ में आ गई, मैं भी लिखाऊंगा। दूसरा, कालसी अभिलेख तो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। यस सर। और कालसी अभिलेख का देहरादून में पाया जाना, कालसी में पाया जाना, इस बात को परिचायक है कि ये देहरादून वाला जो रीजन है, विकास नगर या कालसी वाला जो क्षेत्र है, अशोक का साम्राज्य यहाँ तक तो कम से कम था ही, क्योंकि उसने अपने जो संदेश लिखाने के लिए अभिलेख, अशोक जो अपने अभिलेख लिखाता था अपने संदेशों के लिए तो लिखाता था, जो उसके मैसेज होते थे प्रजा के लिए। यस सर। ना, तो उस अभिलेख का यहाँ पाया जाना ये बात शो करता है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत। ये बात समझ में आई? यस। ये मौर्यकालीन उत्तराखंड की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इसको जरा लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन एवं मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस लिख लें, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस अंडरलाइन कर लें, ये भी पूछा जाता है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है। तो नाम क्या था? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस उसकी किताब है, रचना है। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड का क्षेत्र चंद्रगुप्त का मित्र राज्य था। चंद्रगुप्त ने विदेशी शासन से भारत भूमि को स्वाधीन करने के अभियान में, चंद्रगुप्त ने विदेशी शासन से भारत भूमि को स्वतंत्र करने के अभियान में हिमालयी राजा पर्वतक से मित्रता संधि की थी। हिमालयी राजा पर्वतक से मित्रता, सर रिपीट कर दीजिए। हिमालयी राजा पर्वतक से मित्रता संधि की थी। यह पर्वतक मध्य हिमालय के उन्हीं लोगों का राजा था। जिन्हें महाभारत में पर्वतीयाः कहा गया है। लिखा? सर आवाज नहीं आ रही थी सर, कट कट कह रही थी, समझ नहीं आया सर। यह प्रवर्तक मध्य हिमालय के उन्हीं लोगों का राजा था जिन्हें महाभारत में पर्वतीयाः कहा गया है। लिख दिया? यस सर। अभी आ रही है सबको आवाज? यस सर। पर्वतीयाः कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बौद्ध ग्रंथ महावंश में उद्धरण मिलता है। उद्धरण मतलब उसमें लिखा हुआ है।
उद्धरण मिलता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बौद्ध ग्रंथ महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, पाटलिपुत्र में ही हुआ था ना? यस सर। इसको कंफर्म है? कंफर्म है सर, वो तीसरा तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है, ठीक है। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति, आयोजित, इन सारी बातों को भी याद करना है, आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, संगीति दैट इज सबमिट होती थी इन लोगों की, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स, नाम लिख लोगे? यस सर। मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स ने हिमवंत में, अंडरलाइन करेंगे हिमवंत को, ने हिमवंत में, हिमवंत को अंडरलाइन करेंगे, हिमवंत में धर्म विजय के लिए, धर्म विजय के लिए थेर मज्जिम, थेर था उस पे एक ही मात्रा रा, थेर मज्जिम, मां आधा जा, झा, झा पे छोटी एक ही मात्रा, मज्जिम, थेर मज्जिम, अंडरलाइन करेंगे थेर मज्जिम, और उसके 4 साथियों को भेजा था, 4 साथियों को भेजा था इस बात की पुष्टि, इस बात की पुष्टि सांची, सांची एवं सोनारी लेखों से होती है, सांची एवं सोनारी लेखों से होती है। सोनाली, सोनारी, सोनाली नहीं, सोनारी, सोनाली, सोनारी लेखों से हो चुकी है। बात क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अशोक के कालिसी से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है, अशोक के कालिसी से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि देहरादून जनपद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंदर रहा होगा, अंतर्गत रहा होगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया? यस Yes, सर। sir. ये हुआ मौर्यकालीन उत्तराखंड। ठीक है, क्या क्या बात थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया है ना? यस सर। आप जानते हैं कि जब मौर्यों का पतन होता है तो मौर्यों के पतन के बाद जो है भारत में जो है कोई एक केंद्रीकृत सत्ता तो रहती नहीं है, और उसके बाद जो है विभिन्न जो है आक्रमण भारत पर होने लगते हैं, विदेशी आक्रमण होते नहीं होते हैं।
Yes. हिंद यवन आक्रमण होता है, कुषाण आते हैं, ये आते हैं नहीं आते हैं? Yes, sir. तो अब उसी क्रम में हम मौर्योत्तर काल में कुषाण काल की उत्तराखंड को देखते हैं। और कुषाण काल में जनरली जो सबसे फेमस शासक होता है उनका कनिष्क होता है। कनिष्की तो होता है जिसने 78 में क्या चलाया था, कौन सा संवत चलाया था? किसने सर? कनिष्क ने 78 में सर शक शक संवत, है ना? यस सर। तो वो कनिष्क फेमस है। अब देखिए उत्तराखंड की क्या स्थिति है, कुषाणों का क्या उत्तराखंड में आए थे या नहीं आए थे, उत्तराखंड के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनका पदार्पण हुआ या नहीं हुआ, इस बात को जानते हैं हम। कैसे जाने? तो कुषाणों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। देखिए कुषाण काल का अगर आप समय देखें तो लगभग 30 एडी से लगभग जो मैं बता रहा हूं और 190 एडी के आसपास, यही तो है ईस्वी, है ना? Yes, sir. ये भी वही काल है जो कुनिंदों का तृतीय काल है। मैंने तृतीय काल बताया था आपको कुनिंदों का, 300 से 200 बीसी से 200 से 300 एडी तक का है। बताया था कि नहीं बताया था? यानी उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में जब कुषाण भारत में थे तो कुषाणों के काल में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन शासन कर रहा था? कुनिंद शासन कर रहा था। देखिए आपको मैं भारत की हिस्ट्री के साथ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ उत्तराखंड के इतिहास को, तो समझ आ रहा है ना कि किस कालखंड के दौरान क्या क्या स्थिति है। ठीक है, पहाड़ों में तो कुषाण नहीं गए, वहां कुनिंद शासन चल रहा था। लेकिन उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है, क्योंकि उपजाऊ है तराई क्षेत्र, और शिवालिक वाला जो क्षेत्र है, शिवालिक रेंज वाला जो क्षेत्र, यानी दक्षिणी उत्तराखंड की बात कर लें आप, है ना? Yes. अगर मैं शिवालिक और तराई की बात कर रहा हूं तो मतलब दक्षिणी उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, हम sir. दक्षिणी उत्तराखंड कह रहे हैं तो शिवालिक और तराई तो हम ले लें, दक्षिणी उत्तराखंड का भाग तो है। जब आप उत्तर से जाएंगे, हिमालय से आते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, देन शिवालिक, देन भाबर, देन तराई। Yes, sir. अरे भाई हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. कंफ्यूज लग रहे हो तुम लोग। No, sir, confused नहीं है. तो ये तराई वाला जो बेल्ट है ये आपको पता है बहुत फर्टाइल लैंड है। Yes, sir. आप उधम सिंह नगर में देखें, तराई का सबसे ज्यादा विस्तार उधम सिंह नगर में है उत्तराखंड में। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है तराई से ही तो उत्तराखंड में होता है। यस सर। Yes, sir. तो आप देखें, अब जो हमेशा जो शासक होते थे वो शासक उन्हीं क्षेत्रों की ओर जाते थे जहां उत्पादन अच्छा होता था, जहां फर्टाइल लैंड होता था, वहां ज्यादातर आक्रमण होते हैं। आप देखिए मगध के लिए संघर्ष हुआ तो मगध के लिए संघर्ष ये है कि गंगा के मैदानों का भाग है भाई। आप जानते हैं ना, आप देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश जो हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले रीजन है भारत में, है कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होने का कारण क्या है? क्योंकि ये हिस्टोरिकली सेटल्ड हैं। यहाँ पे जो आवास है, हैबिटेट है, वो कब से है? ऐतिहासिक काल से है। कोई भी राजा आया हो, किसी ने भी संघर्ष किया हो, तो कभी कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ है, कभी मगध के लिए संघर्ष हुआ है, यही तो संघर्ष हुआ है ना? तो कोई बड़ा राजा किसी ने उत्तराखंड के पहाड़ के लिए संघर्ष नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सुविधाएं नहीं थी। तो अब ये कुषाणों की जो मुद्राएं हैं, कुषाण शासकों की, कुषाण शासक, 3 कुषाण शासकों का मैं नाम ले लूं जिनका नाम भी पता है। एक कनिष्क है, एक हुविस्क है, एक वासुदेव है। इनकी मुद्राएं जो हैं उत्तराखंड के तराई और शिवालिक के क्षेत्र से मिली हैं। और अगर इनकी मुद्राएं यहाँ से मिल रही हैं तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि कुषाणों का किसी न किसी रूप से यहाँ पर पदार्पण अवश्य हुआ होगा। आप समझ रहे हैं ना? मुद्राएं प्राप्त हो रही, हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कुषाण यहाँ पर रहे होंगे ना। Yes. अब कहाँ से मिलती हैं? यहाँ से कुछ आर्कियोलॉजिकल प्लेस आ जाते हैं, पुरातात्विक स्थल जो उत्तराखंड के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बनाते हैं? कहानी हम आपको इसमें यह है कि कनिष्क प्रथम की जो स्वर्ण मुद्रा है कहाँ से प्राप्त होती है? काशीपुर से प्राप्त होती है। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर।
कौन सी बेल्ट में है? तराई बेल्ट में है, मैं जो बात कह रहा था। इनका शासक हुआ है, किनका? कुनिंदों का। हुइस उसकी 44 गोल्ड कॉइन, स्वर्ण मुद्राएं, 44 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो मुनि की रेती से मिली हैं। मुनि की रेती कहाँ है बताओ जरा मुझे? ऋषिकेश में है आपका। ऋषिकेश मतलब टिहरी जनपद में आता है, लेकिन है तो ऋषिकेश के आसपास ही। यस सर। यानी वो कौन सा रीजन है? शिवालिक वाला रीजन है। बता, शिवालिक वाला रीजन है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। वासुदेव द्वितीय इनका एक शासक हुआ है। उस वासुदेव द्वितीय का जो मुद्राएं मिली हैं, 3 सोने की मुद्राएं उसकी मिली हैं। तीन सोने की मुद्राएं उसकी प्राप्त हुई हैं। सॉरी, 4 प्राप्त हुई हैं, 3 तो हुई हैं गोविसाण से। गोविसाण का टीला कहाँ है पता है? नहीं सर, कहाँ है? नहीं पता सर। अरे गोविसाण किसका प्राचीन नाम है ये भी पूछा जाता है कई बार। काशीपुर का। उधम सिंह नगर, काशीपुर, वहां पे गोविसाण आर्कियोलॉजिकल प्लेस है। वहां से 3 इस वासुदेव की 3 गोल्ड कॉइन वहां से मिले, एक मुनि की रेती से मिला है। एक कुषाण मुद्रा जो है पता नहीं किस शासक की है, वीरभद्र से प्राप्त हुई है। वीरभद्र कहाँ है सर? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ध्यान रखें, ऋषिकेश का प्राचीन नाम वीरभद्र है। और वीरभद्र एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस भी है वहां पर। कहाँ पे? ऋषिकेश में। सारी बातें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना? ठीक है। और 7 कुषाण मुद्राएं जो हैं कंचनपुरी, कंचनपुरी ये खटीमा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खटीमा, वहां से प्राप्त हुई है। तो मैंने जो आपको कहा था कि पहाड़ी क्षेत्र में तो कुणिन थे, लेकिन तराई और शिवालिक में जो है कुषाणों का किसी न किसी प्रकार से जो है इनका प्रभाव था। वो मैं किस आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी मुद्राएं प्राप्त हो रही है। और सारे प्लेसेस आपकी तराई के और शिवालिक के हैं। ये बात क्लियर हुई? यस सर। स्पष्ट है ये बात? और यहाँ से आपने ये आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस याद करने हैं, लर्न करने हैं। लिखे इन बातों को, लिखे। कुषाण काल में, लिखें, कुषाण काल में यद्यपि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, कुणिंद राजवंश का शासन था। कुणिंद राजवंश का शासन था, तथापि उत्तराखंड की तराई व शिवालिक के कुछ एक क्षेत्रों से, उत्तराखंड की तराई व शिवालिक के कुछ एक क्षेत्रों से प्राप्त कुषाण शासकों की मुद्राएं, इस क्षेत्र में कुषाणों के प्रसार की ओर संकेत करती हैं। इंडिकेट्स द एक्सपेंशन ऑफ कुषाणाज, कुषाणों के प्रसार की ओर संकेत करती हैं। उत्तराखंड के वे पुरातात्विक क्षेत्र, या ऐसा लिखें, उत्तराखंड के वे पुरातात्विक स्थल, 2 आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के वे पुरातात्विक स्थल जहां से कुषाण शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इस प्रकार हैं। डैश करके नंबर 1 सर, कुषाण शासकों के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इस प्रकार हैं। डैश करके लिखेंगे।
नंबर 1 या पॉइंट टू पॉइंट बनाए। कनिष्क प्रथम की स्वर्ण मुद्राएं या नाणक स्वर्ण मुद्राएं कहते हैं। कनिष्क प्रथम की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको लिखें नाणक, ना अणा का। कनिष्क प्रथम की नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से हुविस्क की सर कोविश्क। हा से हाथ, हा से हम, हुविस्क लिखा। हुविस्क हाँ जी सर। शासक है ये, कुषाण शासक है। हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं, 44 गोल्ड कॉइन्स मुनि की रेती ब्रैकेट में लिखें टिहरी जनपद से। अभी आपके बाद में लिखा। यस सर। वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविसाण का टीला उधम सिंह नगर से। ये प्लेसेज ही पूछे जाएंगे आपसे। गोविसाण का टीला उधम सिंह नगर से तथा 1 स्वर्ण मुद्रा मुनि की रेती से। सर ये गोविशान तो काशीपुर को बोलते हैं ना? हाँ, काशीपुर का पुराना नाम है, लेकिन एक प्लेस भी है जहाँ पे टीले पे ये गोविसाण एक्चुअली। यस सर। दिखा दें, दिखाएं या चलेगा इसके? सर दिखा दीजिए और एक सर मुनि की रेती से रिपीट भी कर दीजिए। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है। Yes. ये गोविसाण का टीला है, ठीक है, Yes. काशीपुर उधम सिंह नगर में। ये आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, तो यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। सर एक बार मुनि की रेती से रिपीट कर दीजिए। कहाँ, कौन सा मुनि की रेती? सर ये जो आप वासुदेव द्वितीय की 1 स्वर्ण मुद्रा मुनि की रेती से लिख दिया। नहीं सर, हुविस्क की मिली थी 44 स्वर्ण मुद्राएं। हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से लिख दिया। यस सर। बोलो। सर नहीं लिखूं सर? क्या बात हो गई, लिख क्यों नहीं रहे हो? 10 बार बोल दिया मैंने तो। कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुनि की रेती से रिपीट कर दीजिए। आपने जो पॉइंट लिखा था, हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से लिख दिया। ठीक है सर, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविसाण का टीला उधम सिंह नगर से, ये लिखा। हाँ जी सर। और 1 स्वर्ण मुद्रा मुनि की रेती से, इसकी भी 1 स्वर्ण मुद्रा मुनि की रेती में मिली है, ठीक है। ठीक है सर। लिख दिया। Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एक कुषाण मुद्रा
एक कुषाण मुद्रा वीरभद्र के उत्खनन से, वीरभद्र मतलब ऋषिकेश में, ये प्लेस दिखाता है। वो ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें दिखाता है वीरभद्र का वो आर्कियोलॉजिकल प्लेस। ये है, ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ये इमेज इतनी है, जूम नहीं होती है, आप समझ गए होंगे। ये वीरभद्र ऋषिकेश का वो किला है जहां से मिल रही है, ठीक है। यस सर। जाना कभी ऋषिकेश में, ढूंढ के आना, और आप इसको ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें उत्तराखंड का देखना, सर्वे ऑफ इंडिया वाला सर्वे, उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, यस सर। दिखेंगे। सात कुषाण मुद्राएं कंचनपुरी खटीमा से, अंडरलाइन, कंचनपुरी आपका आर्कियोलॉजिकल प्लेस कहाँ है? तो खटीमा। और किसकी मुद्राएं मिली हैं? कुषाणों की मुद्राएं मिली। ओके, बात समझ में आई? Yes. अच्छा, तो आज जो है ये उत्तराखंड में मैंने आपको क्या क्या करवाया, देखे सुनिए। एक तो मौर्यकालीन उत्तराखंड, दूसरा कुषाणकालीन, ठीक है। अब कुषाणों के बाद कुषाणोत्तरकालीन उत्तराखंड आता है। कौन सा उत्तराखंड आएगा? कुषाणोत्तरकालीन। कुषाणोत्तरकालीन। तो कुषाणोत्तरकालीन यानी लेटर कुषाणा, उसमें क्या है, कुषाणों के बाद का जो शासनकाल है उसमें उत्तराखंड में 3 राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। कौन, क्या, कितने राजवंश मिलेंगे? 3। योधेय, पहला क्या है? योधेय। हिंदी में लिखेंगे योधेय। अगला है युगसैल। यस सर। युगसैल लिखा? यस सर। इन तीनों का नाम लिखने पहले। युगसैल का, इसको पूर्ति नहीं दिख रहा है कहीं हमें, हम नहीं तो हिंदी में लिखते हैं। युगसैल का वार्ष, आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग देख लें, वार्षगण्य, वार्षगण्य, गोत्रीय राजवंश। एक राजवंश ये है युगसैल का वार्षगण्य गोत्रीय राजवंश। अभी बता दूंगा ये युगसैल कहाँ का प्राचीन नाम है। ये वार्षगण्य गोत्रीय राजवंश है, ठीक है। और तीसरा इस शासनकाल में आपको मिलता है यहाँ पे गोविषाण, वही काशीपुर, गोविषाण का मित्र राजवंश। इन 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है। अच्छा, ये योद्धे मैंने कुड़िंदों के साथ भी आप लोगों को दिखाया था, कल दिखाया था, नहीं दिखाया था? यस सर, दिखाया था। ये जो योद्धे शासक है ना, दिख रहे हैं आपको? यस सर। कुड़िंदों के समकालीन थे, लेकिन बाद में जब कुड़िंदों के पतन के पश्चात अगर हम कहें 250 से 300 ईस्वी के आसपास, जो अब आपका जब कुड़िंद लास्ट टाइम पे रहे होंगे, तो इनका फैलाव जो है उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हुआ। देखो, एक तो पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण भाग में कहाँ पे हुआ, एक तो जो जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, ठीक है, जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है ना, यस सर। जौनसार भाबर, ये चक्राता वाला, ये त्रिवेणी वाला, या फिर आपका ये वाला रीजन। और दूसरा कालों का डांडा। कालों का डांडा कहाँ का पुराना नाम है, बताओ जरा? पौड़ी गढ़वाल में है सर। लैंसडाउन। हाँ यस सर। ठीक है, लैंसडाउन का पुराना नाम है कालों का डांडा। तो वहां पे इन योद्धेयों की जो है उत्तर कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक तो जौनसार बाबर के क्षेत्र से, कोई स्पेसिफिक एक प्लेस का नाम नहीं है इसमें, मेंशन नहीं है, लेकिन इन योद्धेयों का विस्तार भी किसी न किसी रूप में दिखता है। एक तो योद्धे थे, इनका कहाँ कहाँ, दक्षिणी उत्तराखंड में, एक लैंसडाउन के आसपास और दूसरा जौनसार बाबर में, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि कुषाण उत्तर काल में उत्तराखंड में कौन कौन से शासक थे, ठीक है ना।
ठीक है। यस सर। यस सर। योधे कहाँ था? जौनसार बाबर और कालों डांडा। पौड़ी, कालू डांडा, दैट इज लैंसडाउन। अब देखिए युगसैल का वारसगणीय गोत्रीय राजवंश, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और ये योधे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट कि उत्तर कुषाण काल में कौन कौन शासन कर रहे थे, तो आपको ये दे सकता है, ठीक है ना। युगसैल जो है, मैं आपको बताता हूँ, युगसैल कालसी का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? कालसी। कालसी का पुराना नाम है। और मैं आपको बताऊं, ये जो वारसगण्य गोत्रीय राजवंश है, इसके एक शासक का नाम मिलता है। उस शासक का नाम है शीलवर्मन। क्या नाम मिलता है? अभी लिखाऊंगा। शीलवर्मन नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? शीलवर्मन। और इस शीलवर्मन का जो शासनकाल है वो 250 से 300 ईस्वी के आसपास है, यानी गुप्तों से पहले का टाइम पीरियड है। गुप्त साम्राज्य का उदय 319 में होता है ना शायद। गुप्तों का जो पीरियड स्टार्टिंग है 319 माना जाता है लगभग। तो गुप्तों से पहले शीलवर्मन का शासनकाल है 250 से 300, यानी इसने लगभग 50 साल तक शासन किया। और कहां शासन किया? यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, ये कालसी वगैरह के आसपास इसके अंडर में था। इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं? इसने यमुना के तट पर 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। अगर अश्वमेघ यज्ञ करवा रहा है राजा, तो वो शक्तिशाली राजा होगा, इस बात को ध्यान रखें। होगा या नहीं होगा? यस। अब इसके जो अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए, हम किस आधार पर कहते हैं? यहां से एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बाड़ वाला गांव। क्या आता है? बाढ़ वाला है। ये बाड़ वाला गांव देहरादून में है, उधर ही आपके कालसी साइड, ठीक है। अगर आप में से कोई जौनसारी होता तो पक्का बता देता। फिर विकास नगर की तरफ है ये। हाँ, विकास नगर की तरफ है, बिल्कुल। विकास कौन कह रहा है? सीमा। यस सर। आप गई हो इधर? यस विकास सर। नगर की तरफ है, बिल्कुल विकास नगर की तरफ है। ठीक है। यहाँ से ना अश्वमेघ यज्ञ के जब करवाते थे, तो यज्ञ के लिए वेदियां बनाई जाती है ना। यस सर। और यज्ञ वेदियां इष्टिकाओं से बनती हैं। इष्टिकाओं मतलब ईंट से बनती हैं। ईंट से बनी। तो ये यहाँ से यमुना नदी के तट पर, ये बाड़ वाला गांव विकास नगर के आसपास है। यहाँ से इस शासनकाल की, इस शासक की क्या मिलती हैं? यज्ञ वेदियां मिलती हैं, जो इसके यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ करवाए जाने के एविडेंसेस। आज समझ में आई? यस सर। दो क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से हैं। युगसैल कहाँ का प्राचीन नाम है? कालसी का। कालसी। और बाड़ वाला गांव जो आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देहरादून। देहरादून में। ठीक है। लो, आई थिंक ये अगर इसने सही खोला होगा, ये तो मगध खुल गया। आप ना ASI जो होता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट होती है ना, जो समझ रहे हो? यस सर। यस सर। वो उसकी वेबसाइट खोलना, उसमें आप ढूंढना, आपको ये आर्कियोलॉजिकल प्लेस मिलेंगे वहां पे, क्योंकि मैंने ढूंढे थे। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें ये शो नहीं कर रहा है। सॉरी, इसमें अब मैं क्लियरली नहीं कह सकता आप लोगों को, इसमें शो नहीं कर रहा। लेकिन आप ASI की वेबसाइट में जाएंगे, आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। आप चेक कीजिएगा। ओके, तो एक तो ये आपका युगसैल का वारसगण्य गोत्रीय राजवंश उत्तर कुषाण काल में जो है उत्तराखंड पर शासन कर रहा था, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस। और दूसरा जो है, तीसरा जो राजवंश हमने बताया कि गोविषाण का मित्र राजवंश। कौन सा राजवंश? मित्र राजवंश। गोविषाण से भी ना ईस्ट का लेख मिले। ईस्ट का लेख मतलब ईंटें जो होती है ना, उन ईंटों पे लिखे हुए जो लेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन जो होते हैं, उनको कहते हैं ईस्टिका लेख, ठीक है। ईस्टिका लेख का मतलब क्या हुआ? ईंटों पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। और वो लेख लिखे हुए हैं गोविषाण से प्राप्त हुए हैं, वो प्राकृत भाषा में है। किसमें है?
प्राकृत भाषा, और उसमें 2 मित्र शासकों के नाम मिलते हैं। मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र नामक 2 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि कोई मित्र वंश के शासक यहाँ पर शासन अवश्य किए होंगे। बात समझ में आई? सर राजा के नाम क्या बताया आपने? मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। ठीक है? यस सर। यस तो लिखोगे अभी इन चीजों को लिखोगे? यस सर। हाँ, यस सर। लिखें। पहले सबसे पहले योधेय राजवंश, योधेय राजवंश लिखेंगे। फटाफट से लिखेंगे, पर कलम जो है वो ऐसे चलनी चाहिए जैसे गोली चलती है, पता भी ना चले, है ना। लिखें। इस वंश का विस्तार उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र एवं गढ़वाल के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। गढ़वाल के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है, जिसकी पुष्टि जौनसार बाबर एवं कालों डांडा ब्रैकेट में लिख लें लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है? कालों डांडा से प्राप्त योद्धेयों की कुषाणकालीन मुद्राओं से होती है। योद्धेयों की कुषाणोत्तरकालीन, लेटर कुषाणा पीरियड, कुषाणोत्तरकालीन मुद्राओं से होती है। लिखा आपने? यस। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, युगसैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश। युगसैल का वार्षगण्य गोत्रीय वंश। लिखा? लिखें, इस वंश का शासक शीलवर्मन ब्रैकेट में लिखें, इसका टाइम पीरियड 250 से 300 AD, 250 से 300 AD। शीलवर्मन था वह युगसैल अर्थात कालसी, युगसैल और कालसी को अंडरलाइन कर लें। वह युगसैल अर्थात कालसी का प्रतापी शासक था। उसके द्वारा यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने की जानकारी, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने की जानकारी बाढ़ वाला गांव, अंडरलाइन ब्रैकेट में लिखें देहरादून। बाढ़ वाला गांव देहरादून से प्राप्त
अश्वमेध वेदियों की लिखित इष्टिकाओं से प्राप्त होती है, लिखित इष्टिकाओं से प्राप्त होती है। अश्वमेध वेदियों की लिख दिया। यस सर। गोविषाण का मित्र राजवंश। नेक्स्ट, गोविषाण का मित्र राजवंश लिखो, फटाफट लिखो। गोविषाण से प्राप्त दो प्राकृत भाषा में लिखित इष्टिका अभिलेख, दो प्राकृत भाषा में अभिलिखित इष्टिका अभिलेख में मातृमित्र एवं पृथ्वी मित्र नामक दो राजाओं का उल्लेख मिलता है। दो राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? यस सर। तो ये आपका उत्तर कुषाण काल तक का उत्तराखंड का इतिहास आपका पढ़ लिया है हमने। लास्ट का समय भी हो चला, सज्जन का कौन भी आ रहा है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।